गुड मॉर्निंग। आज सीएमए इंटर पेपर 11 इनडायरेक्ट टैक्स में कस्टम का एमसीक्यू स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराऊंगा और किसी भी बंदे को यदि कोई नोट्स वगैरह चाहिए इसका तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे एप्लीकेशंस का लिंक दिया हुआ है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जितना एमसीक्यू इस चैप्टर के लिए रेलिवेंट है उतना ही कराएंगे और आपको ज़्यादा एमसीक्यू नहीं, 10 से 15 एमसीक्यू कराएंगे हर चैप्टर से और एकदम श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आने का चांसेस है, 99% प्रोबेबिलिटी। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बोलता है एमसीक्यू 1, ठीक है। कस्टम ड्यूटीज लेवी ऑन इम्पोर्ट एंड टैक्स ऑफ गुड्स। मतलब कस्टम ड्यूटी क्या चीज पे लगता है? इंपोर्ट करते हैं गुड्स का तब लगता है, एक्सपोर्ट करते हैं तब लगता है। तो कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यूटी है, तो सीधा सा बात है कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे लगता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडियन कस्टम वाटर एक्सटेंड टू डेज फ्रॉम बेस लाइन। याद रखिएगा, इंडियन कस्टम वाटर बेस लाइन से 200 न्यूटिकल माइल्स है। 200 न्यूटिकल माइल्स है बेस लाइन से इंडियन कस्टम वाटर। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये सेम क्वेश्चन है लेकिन पूछने का तरीका दूसरा है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एक्सटेंड टू न्यूटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बेस लाइन से कितना है? 200 न्यूटिकल माइल्स। सेम क्वेश्चन है 2 नंबर 2 और 3, लेकिन अलग अलग घुमा के पूछा गया। तो याद रखिएगा, यदि इंडियन कस्टम और वाटर बेस लाइन से पूछे तो 200 न्यूटिकल माइल्स दूर है। दूसरा, बेस लाइन से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना दूर है? 200 न्यूटिकल माइल्स। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से सुनिएगा। एनी एरिया बियॉन्ड 200 न्यूटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। 200 जो बेस लाइन से 200 न्यूटिकल माइल्स के बियॉन्ड वाला एरिया को बोलते हैं एक्सपोर्ट जोन। याद रखिए, एरिया बियॉन्ड 200 न्यूटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन इज नोन एज एक्सपोर्ट जोन। याद रखिए, एक्सपोर्ट जोन को बोलते हैं। बैगेज में क्या चीज इंक्लूड नहीं होता? याद रखिएगा, मोटर कार। बैगेज इंक्लूड एक्कम्पनीड बैगेज बट डजंट इंक्लूड मोटर कार। तो बैगेज में मोटर कार इंक्लूड नहीं होता है। ध्यान से सुन लीजिए, एग्जाम में आया हुआ है सारा क्वेश्चन, सारा स्कैनर एमसीक्यू सब आरटीपी सबसे छाट के लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 3(1) पर्सन इंचार्ज मीन्स। पर्सन इंचार्ज मतलब क्या होता है? व्हीकल्स में मास्टर होता है, ट्रेन में कंडक्टर होता है, व्हीकल्स में ड्राइवर होता है। ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। याद रखिए, पर्सन इंचार्ज में सब कोई कवर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, एज पर of the custom mark 1962, the central board of excise and custom now renamed to central board of indirect tax and custom। ये सेक्शन 157 में बोला गया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज और कस्टम का रीनेम होके सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम हो गया है। सेक्शन 157 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, डेज ऑफ कस्टम हैज द पावर टू इशू द पब्लिक नोटिस। कमिश्नर के पास पावर है पब्लिक नोटिस इशू करने का। कस्टम में याद रखिएगा, डेज ऑफ कस्टम हैज द पावर टू इशू द पब्लिक नोटिस। कमिश्नर के पास पावर है कस्टम में पब्लिक नोटिस इशू करने का। क्वेश्चन नंबर 9 पहले करा चुका हूं, इसको घुमा के पूछा गया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम हैज बीन सब्स्टिट्यूट बाय, जो रीनेम हुआ है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। क्वेश्चन नंबर 10, इंडियन कस्टम वाटर कवर बोथ टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। याद रखिए, इंडियन कस्टम वाटर में दोनों चीज को कवर किया गया है, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इस चैप्टर से इतना क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी छोड़िएगा मत। और मेरा एमसीक्यू का सारा क्लास चाहिए, मैं इंटर का सारा पेपर का एमसीक्यू कराता हूँ, सारा क्लास चाहिए तो मेरे ऐप्स में जाके ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में सब दिया हुआ है। थैंक यू। सीएमए इंटर पेपर 11 इनडायरेक्ट टैक्स में आज कस्टम के अंदर दूसरा चैप्टर करेंगे, टाइप्स ऑफ ड्यूटीज। कस्टम में टाइप्स ऑफ ड्यूटीज का एमसीक्यू करा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। सारा जितना एमसीक्यू कराए सब एग्जाम में आया और सब आरटीपी एमटीपी सब चीज कवर किया हुआ आपका। ठीक है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 1, no duty shall be collected if the amount of duty levy is equal to or less than 100। मतलब 100 रुपया से कम का ड्यूटी होगा तो आपको देने का दरकार नहीं है। 100 रुपया हो या उससे कम का ड्यूटी होगा कस्टम का तो आपको देने का दरकार नहीं है, गवर्नमेंट आपको छूट दे चुका है उतना का। ठीक है। सेफगार्ड ड्यूटी imposed shall be enforced for a period of 4 years from the date of its imposition and can be extended with the total period of
लेवी नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स। मतलब सेफगार्ड ड्यूटी जो अपना डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाता है वो 4 साल के लिए लगाया जाता है और उसको एक्सटेंडेड कर सकता है 10 साल तक। याद रखिएगा, सेफगार्ड ड्यूटी 4 साल के लिए लगता है, उसको फर्दर एक्सटेंडेड 10 साल तक किया जा सकता है। 100 रुपया तक का कस्टम ड्यूटी पे कोई टैक्स नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 3, कस्टम ड्यूटी आपका है कस्टम ड्यूटी पेबल ऑफ ₹1094.80, वो राउंडेड ऑफ हो जाएगा 10995 पे। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट ए रिलेटिव पर्सन। ये रिलेटिव नहीं है। ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ वन अनदर, लीगल रिकॉग्निशन पार्टनर इन बिजनेस, मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, नन ऑफ द above। कोई भी रिलेटेड पर्सन नहीं है रूल के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 5, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 of the custom act 1962, the person in charge of a vehicle carrying imported goods delivered to the proper officer an import report। याद रखिएगा, import report 12 घंटा के अंदर दिया जाता है। व्हीकल्स आने के 12 घंटा के बाद आपको import report दे दिया जाएगा। याद रखिएगा क्या बोलता है क्वेश्चन में, बोलता है डिलीवर टू द प्रॉपर ऑफिसर इंपोर्ट रिपोर्ट विद इन 12 आवर आफ्टर इट्स अराइवल इन द कस्टम स्टेशन। मतलब कब इंपोर्ट रिपोर्ट देना पड़ेगा? व्हीकल आने के बाद 12 घंटा के अंदर हमको इंपोर्ट रिपोर्ट देना पड़ेगा। याद रखिएगा, सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन नंबर 6, वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स 800 दिया है, कस्टम ड्यूटी 10% है, ड्यूटी पेबल कितना होगा 88। वेरी सिंपल, 800 पे 10% फिर 10%, 88, सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन नंबर 7, डिटरमाइन द वैल्यू। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल 1 लाख दिया है, प्लस कमीशन ब्रोकरेज चार्जेस 5000 जोड़ देंगे 15000 हो जाएगा, माइनस बाइंग कमीशन 3000 और प्लस कॉस्ट ऑफ पैकिंग सबको जोड़ देंगे 1,17,000 हो जाएगा। सिंपल सा चीज। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is not a condition to apply preferable rate of duty? Commissioner has approved the import with that area। याद रखिएगा, ये तो कंडीशन नहीं है। कमिश्नर हैज अप्रूव द इंपोर्ट विद दैट एरिया। यदि कमिश्नर ने उस एरिया का इंपोर्ट को अप्रूव किया है तो ये कंडीशन नहीं माना जाएगा प्रिफरेबल रेट ऑफ ड्यूटी का। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 से पहले क्वेश्चन नंबर 10 करा देगा फिर 9 कराएंगे। बेनिफिशियल ओनर मीन्स एनी पर्सन। बेनिफिशियल ओनर किसको बोलते हैं? on whose behalf the goods are being imported or export, जिसके behalf में goods import हो रहा है और export हो रहा है, इसको बोलते ही है। who exercise effective control over the goods, जो goods के ऊपर पूरी तरह कंट्रोल करता है उसको भी बोलते हैं। आंसर होगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है प्रोटेक्टिव ड्यूटीज, मतलब सेफगार्ड ड्यूटी किसको बोलते हैं? याद रखिएगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए सेफगार्ड ड्यूटी लगाया जाता है। ठीक है, क्या लिखा है देखिए, ड्यूटी इम्पोज ऑन इम्पोर्टेड गुड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। इंडियन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शन ड्यूटी लगाया जाता है। किसके बेसिस में लगाया जाएगा? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टैरिफ कमीशन के बेसिस में लगाया जाता है। सिंपल सा चीज है। थैंक यू। सीएमए इंटर पेपर 11 इनडायरेक्ट टैक्स में आज हम लोग कस्टम के अंदर करेंगे। कस्टम के अंदर वैल्यूएशन अंडर कस्टम का एमसीक्यू करेंगे। याद रखिएगा, चैप्टर 3 में आपका वैल्यूएशन अंडर कस्टम उसका एमसीक्यू करा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक एक एमसीक्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, इन केस ऑफ कस्टम वैल्यूएशन, जब कस्टम का हम लोग वैल्यूएशन करते हैं तब बोलता है इफ एयर फ्रेट इज नॉट गिवन, यदि एयर फ्रेट आपको दिया नहीं गया है तब आप कितना लेंगे एयर फ्रेट? इट इज टू बी कंसीडर एज 20% ऑफ एफओवी। याद रखिएगा, 20% एफओवी आपका जितना निकलेगा उसका 20% आप ले लीजिएगा यदि एयर फ्रेट का वैल्यू नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है इन केस ऑफ कस्टम वैल्यूएशन इफ एयर फ्रेट इज गिवन, यदि एयर फ्रेट दिया हुआ है तब आपको कितना लेना है फ्रेट? याद रखिएगा, लवर ऑफ एक्चुअल में जितना लगा है या 20% ऑफ एफओवी, जो कम होगा लवर ऑफ, दोनों का लवर को आप ले लीजिएगा। याद रखिएगा, यदि एयर फ्रेट का वैल्यू नहीं दिया है तो 20% ऑफ एफओवी ले लीजिएगा, और यदि एयर फ्रेट का वैल्यू दिया है तो आप दोनों का लवर ले लीजिएगा, एक्चुअल जितना है और 20% ऑफ एफओवी जो लवर होगा उसको ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इन केस ऑफ कस्टम वैल्यूएशन इफ सी फ्रेट इज नॉट गिवन, यदि सी फ्रेट नहीं दिया गया है, फ्रेट दिया नहीं गया तो याद रखिएगा 20% ऑफ एफओवी वैल्यू ले लीजिएगा। और वही चीज बोलता है क्वेश्चन नंबर 4 में, इन ए कस्टम वैल्यूएशन इफ सी फ्रेट इज गिवन, यदि सी फ्रेट का वैल्यू दिया हुआ एक्चुअल में कितना लगा है तो एक्चुअल चार्जेस जितना लगा है उसको ले लेंगे। याद रखिएगा, चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा। ठीक, हर बार ही आता है।
क्वेश्चन नंबर 5, in case the cost of insurance to the place of importation to the place of import is not ascertainable, यदि आप cost of insurance नहीं निकाल पा रहे हैं तो 1.125% ऑफ FOB ले लीजिए। FOB वैल्यू जितना निकल रहा है उसका 1.125% ले लीजिएगा। याद रखिएगा, यदि cost of insurance आप नहीं पा रहे हैं, if the cost of insurance to the place of import is not ascertainable, यदि नहीं कैलकुलेटेबल है, याद रखिएगा कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस यदि आप दिया हुआ नहीं है तो आप सीधा 1.125% ऑफ FOB ले लीजिएगा। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, डेस मीन्स वेयर गुड्स आर कास्ट इनटू सी टू रिड्यूस वेट ऑफ सी टू प्रिवेंट इट फ्रॉम सिंकिंग। याद रखिए, जेटसम बोलते हैं। जेटसम का मतलब सीधा सा बात है कि आपका सी का वेट ज्यादा हो गया, कुछ माल आपको सी से आपका शिप से कम करना पड़ेगा, नहीं तो शिप डूब जाएगा। तो हम क्या करेंगे, कुछ जो मेरे पास जो गुड्स है उसमें से कुछ गुड्स नदी में फेंक देंगे, मतलब समुद्र में सी के अंदर कुछ माल फेंक दिया जाएगा, उसी को बोलते हैं जेट्स। याद रखिए, सी को मैंने अपना जहाज को बचाने के लिए समुद्र में माल फेंक देंगे क्योंकि जहाज का वेट ज्यादा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7, बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स इज लेवी एट द रेट स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट। सिंपल सा चीज है, बेसिक कस्टम ड्यूटी जो इंपोर्टेड गुड्स में लगता है वो डिफाइन किया गया आपका फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। क्वेश्चन नंबर 8 एक सिंपल सा केस है, ध्यान से सुनिएगा। ए शिप कैरीज सम गुड्स KLMN 4 गुड्स कैरी करता है सिंगापुर से दुबई के लिए वाया चेन्नई के मोड़ पे। L&M आर मूव एट चेन्नई इन अनदर व्हीकल्स। L&M को चेन्नई से दूसरा व्हीकल्स में भेज दिया जाता है। L बीइंग मीन फॉर कोची, L को कोची भेज दिया गया, M को दुबई भेज दिया गया। तो अल्टीमेटली एज पर द कस्टम लॉ शिपमेंट क्या हुआ, L और M का हो रहा है। सिंपल सा चीज है, एक को कोची एक को दुबई को M को दुबई भेज दिया गया, तो शिपमेंट का हिसाब L&M है। सिंपल सा चीज है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962, adjudicating authority means any authority competent to pass any order or decision under this act but does not include adjudication authority में CBEC, कमिश्नर, सेस्टेट कोई भी नहीं आता। आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। याद रखिए, एजुकेशन अथॉरिटी में ये सब चारों चीज कवर नहीं है, तीनों चीज। क्वेश्चन नंबर 10, सप्लाई मेड टू SCZ स्पेशल इकोनॉमिक जेट और डेवलपर ऑफ SCZ में 0 रेटेड टैक्स है। याद रखिएगा, सिंपल सा चीज। क्वेश्चन नंबर 11, असेसमेंट मींस प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द टैक्स लायबिलिटी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट व्हिच इंक्लूड असेसमेंट में प्रोविजनल असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, रीअसेसमेंट, सब चीज मिला हुआ रहता है। याद रखिए, ऑल ऑफ द अबव होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, where the goods are sent from custom station for warehousing, proper officer shall affix वन टाइम लॉक ऑन द कंटेनर। प्रॉपर ऑफिसर क्या लगाता है, वन टाइम लॉक लगाता है कंटेनर के ऊपर। सिंपल सा चीज। क्वेश्चन नंबर 13, अंडर सेक्शन 46 सबसेक्शन 1 ऑफ द कस्टम एक्ट द इंपोर्टर shall present the bill of entry before the end of 1 day following the day on which the aircraft carrying the goods arrive at the custom station। एक दिन में। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, all goods, gestum, derelict, etc. coming into India, India में आ रहा shall be deal with as if they were imported into India। यदि इंडिया में इंपोर्ट होगा तभी उससे डील करेंगे। सिंपल सा चीज। दिस चैप्टर इज इनफ। सारा MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। CMA इंटर पेपर 11 आज MCQ करेंगे चैप्टर 4। ठीक है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर। ध्यान से सुनिएगा, सारा MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, द बिल ऑफ एंट्री विच इज यूज्ड फॉर क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयरहाउस फॉर होम कंजम्पशन। वेयरहाउस से आपको होम कंजम्पशन के लिए गुड्स ले जाना है तो कौन सा बिल ऑफ एंट्री होगा, ग्रीन बिल ऑफ एंट्री। याद रखिएगा, वेयरहाउस से होम कंजम्पशन के लिए आपको यदि ले जाना है गुड्स तो आपको ग्रीन बिल ऑफ एंट्री देना पड़ेगा। ठीक है। अब दूसरा एक तो येलो बिल ऑफ एंट्री, यदि आपको वेयरहाउस में गुड्स रखना है तो आपको देना पड़ेगा येलो बिल ऑफ एंट्री। बिल्स ऑफ एंट्री फॉर वेयरहाउसिंग इज कॉल्ड इनटू, जो वेयरहाउसिंग इनटू बॉन्ड मतलब वेयरहाउसिंग में रखने के लिए चाहिए येलो बिल ऑफ एंट्री। याद रखिएगा, वेयरहाउस से होम कंजम्पशन के लिए ग्रीन बिल ऑफ एंट्री, ग्रीन कार्ड लगेगा, और वेयरहाउस के लिए येलो बिल ऑफ एंट्री। क्वेश्चन नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन वेयरहाउसिंग
यदि वेयर हाउसिंग में 90 दिन तक गुड्स रख सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा। आफ्टर 90 डेज आपको 15% पर annum के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, याद रखिएगा। तो इंटरेस्ट कितना लगता है वेयर हाउसिंग में? 15% लगता है 90 दिन के बाद। क्वेश्चन नंबर 4, इन कस्टम वेयर हाउस मीन्स, कस्टम में वेयर हाउस का मतलब क्या होता है? पब्लिक वेयर हाउस, प्राइवेट वेयर हाउस, सारा प्रकार, स्पेशल वेयर हाउस, आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, सब वेयर हाउस है कस्टम का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is a type of bill of entry can be presented by an importer for the purpose of clearing imported goods? याद रखिएगा, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग, आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, सारे बिल्स ऑफ एंट्री प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, in case of import, the relevant rate of exchange for conversion of foreign currency into Indian currency is the rate of exchange as in force on the date on which bills, जिस दिन bills of entry present किया जाता है उस दिन का डेट को लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन अंडर सिंगल विंडो प्रोजेक्ट हैज कम इनटू इफेक्ट, कब से आया था? 1/4/2016 से ये आया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, गुड्स विच आर सेम इन ऑल रेस्पेक्ट इंक्लूडिंग फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज आइडेंटिकल गुड्स, याद रखिए। गुड्स सेम एस्पेक्ट में, सेम रेस्पेक्ट में होगा गुड्स, उसका फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होगा, उसको बोलते हैं आइडेंटिकल गुड्स। गुड्स विच आर सेम इन ऑल रेस्पेक्ट इंक्लूडिंग फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज आइडेंटिकल गुड्स। क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से सुनेगा। When the goods are removed from the custom station of import for warehouse, the proper officer affixes, प्रॉपर ऑफिसर एक वन टाइम लॉक लगाता है कंटेनर के ऊपर, याद रखिएगा, ऑन द कंटेनर, प्रॉपर ऑफिसर वन टाइम लॉक लगाता है, फिक्स करता है कंटेनर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10, इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट ऑफ ड्यूटी फॉर गुड्स क्लियर फॉर होम कंजम्पशन इज, 15% का इंटरेस्ट लगता है लेट पेमेंट ऑफ ड्यूटी के ऊपर फॉर होम कंजम्पशन में। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन? बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन का सिंपल सा मीनिंग है, इज यूज व्हेन द इंपोर्टर गुड्स आर टू बी क्लियर ऑन पेमेंट ऑफ फुल ड्यूटी। जब आप इंपोर्टर गुड्स को क्लियर करते हो पूरा ड्यूटी पेमेंट देने के बाद, उसी को बोलते हैं बिल्स ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। इस पार्ट का इतना एमसीक्यू इनफ है। थैंक यू, गुड इवनिंग। सीएम इंटर पेपर 11 में चैप्टर 5 कस्टम का चैप्टर 5 का एमसीक्यू करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। कस्टम रूल्स 2017, एक एक एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, in case the goods are re-exported out of India without being put to use, मतलब आप गुड को री-एक्सपोर्ट कर रहे बिना यूज किए हुए, the drawback is allowed equal to 98% ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी का आपको ड्रॉबैक मिलेगा। यदि आप गुड्स को री-एक्सपोर्ट कर रहे हैं बिना यूज किए हुए, विदाउट बीइंग पुट टू यूज, आपको 98% का इंपोर्ट ड्यूटी का ड्रॉबैक मिलेगा, याद रखिएगा। गुड्स को आप री-एक्सपोर्ट करें बिना यूज किए हुए, याद रखिएगा, गुड्स को आपने यूज नहीं किया, एज इट इज आपने री-एक्सपोर्ट कर दिया है, तब री-एक्सपोर्ट के समय आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है, ये चीज याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एन एरिया बियॉन्ड फ्रॉम द बेस लाइन इज कॉल्ड हाई सीज, ये चैप्टर 1 में करा दिए हैं। बेस लाइन से 200 न्यूटिकल माइल्स जो एरिया है उसको हाई सीज एरिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन आउटसाइड इंडिया, एक्सपोर्ट के समय प्लेस ऑफ सप्लाई जो लोकेशन आउटसाइड इंडिया है उसी को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, where goods are cast into sea to reduce weight of the ship to prevent it from sinking and thrown goods sink, it's called jetsam। ये पहले बता दिए हैं कि शिप में वो शिप का वेट ज्यादा हो गया है, अब कुछ गुड्स आपको समुद्र में फेंकना पड़ेगा नहीं तो शिप डूब जाएगा, उसी को बोलते हैं जेटसम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, पेनल्टी फॉर डिले इन सबमिटिंग इंपोर्ट रिपोर्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट, इंपोर्ट रिपोर्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट को आप लेट से सबमिट करेंगे तो उसका पेनल्टी 50,000 से ज्यादा नहीं लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, Entry 83 of the Union List of the Constitution of India is empowered to levy the custom duty by the central government of India, ये 7th शेड्यूल में लिखा हुआ है, एंट्री 8 जो है 7th शेड्यूल में लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is taxable event for imported goods? Date on which the goods cross the custom barrier, जिस दिन गुड्स कस्टम बैरियर को पार करेंगे उस दिन टैक्सेबल इवेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी वही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, which section of the Custom Act 1962 provide for levy of custom duty on import and export? सेक्शन 12 बोलता है levy of custom duty on import and export, याद रखिएगा सेक्शन 12।
डेरिलिक्ट आर गुड्स, डेरिलिक्ट मतलब वह गुड्स जिसका अब यूज नहीं है, वो ओनर फेंक भी देगा तो उसको कोई मतलब नहीं है। आर अबेंडन बाय ओनर ऑफ द गुड्स विदाउट एनी होप ऑफ रिकवरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से सुनिएगा। Transport to direct the way that a ship, aircraft, etc. will travel or to find a direction across, along or over an area of water or land, often by using a map. मैप अगर आप यूज करके कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, उसको नेविगेटिंग बोलते हैं। सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैक्सेबल इवेंट फॉर इम्पोर्ट गुड्स। ये बता चुके हैं, जिस दिन, डेट ऑन विच द गुड्स क्रॉस द कस्टम बैरियर। क्वेश्चन नंबर 13, एंटी डंपिंग ड्यूटी पेबल बाय एससीजेड। एससीजेड में एंटी डंपिंग ड्यूटी नील हो गया, याद रखिएगा। इन रेस्पेक्ट ऑफ इंपोर्ट इज नील। एससीजेड आया मतलब ड्यूटी नील हो गया, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर एनी ड्रॉबैक पेबल टू ए क्लेमेंट अंडर सेक्शन 74 और 75 इज नॉट पेड विद इन 1 मंथ, इंटरेस्ट इज पेबल हो जाएगा। 1 महीना के अंदर देगा, नहीं तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इन केस द गुड्स आर री एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया विदाउट बीइंग पुट टू यूज। यदि गुड्स को आप री एक्सपोर्ट कर रहे हो बिना यूज किए हुए, तब आपको ड्रॉबैक 98% इंपोर्ट ड्यूटी का मिलेगा। पहले करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी पहले करा दिए, एक बार खाली पढ़ दे रहे हैं। द सेफगार्ड ड्यूटी इम्पोज सेल बी इन्फोर्स फॉर ए पीरियड ऑफ 4 years, और मैक्सिमम ये 10 साल तक रह सकता है। जो सेफगार्ड ड्यूटी लेता है अपना डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए, वो 4 साल तक कंटिन्यू लेगा, चाहे तो गवर्नमेंट उसको 10 साल तक ले सकता है। थैंक यू।